नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है विवादों से घिरे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये कि आम आदमी केजरीवाल अब खास आदमी नेता बन गए हैं, आपकी ट्रांजिशन पूरी हो गई है, आपका बदलाव पूरा हो गया, सही या गलत? कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप 24 घंटे आप नेतागिरी करते हैं। अब वैट का इशू लीजिए, जो अब बड़ा मुद्दा बन गया है। पेट्रोल और डीजल पर आपने वैट लगा दी, जिससे उनके जो कीमतें हैं बढ़ गई हैं। जब आप आम आदमी थे, आप कहते थे टैक्स कम करो, अब आपने ही टैक्स बढ़ा दिया। आप में बदलाव आ गया है। आम आदमी केजरीवाल नेता केजरीवाल बन गए। आपको पता है कि 5 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स की दिल्ली में मीटिंग हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश, और शायद राजस्थान के भी थे। सब फाइनेंस मिनिस्टर्स ने तय किया कि डिफरेंशियल वैट रेट्स की वजह से, जैसे मान लीजिए दिल्ली में वैट का रेट कम है और उत्तर प्रदेश में वैट का रेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो इंटर बिलिंग होती है वो फर्जी बिलिंग बनती है। सो ये तय हुआ 5 या 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में कि जो डिफरेंशियल वैट रेट्स हैं अलग अलग आइटम्स के ऊपर, इसको यूनिफॉर्म किया जाएगा। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था। पहली बार ऐसे हो रहा था कि अकाली दल, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलकर एक ऐसा अच्छा कदम उठा रहे थे। ये उसी का पहला नतीजा है। केवल दिल्ली के रेट नहीं बढ़े हैं, साथ साथ हरियाणा के रेट भी बढ़े हैं जहां बीजेपी की सरकार है, साथ साथ पंजाब के रेट भी बढ़े हैं जहां पे अकाली दल की सरकार है। उत्तर प्रदेश का जो रेट था उस रेट के बराबर आसपास के सारे स्टेट्स अपने अपने रेट्स ले आए हैं। तो अब जो इंटरस्टेट चोरी होती थी, टैक्स की, वैट की चोरी होती थी, बिलिंग, माल बिकेगा इस स्टेट में और बिलिंग होगी इस स्टेट में, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि जनता को इसका बोझ पड़ रहा है? थोड़ा बहुत जरूर बोझ पड़ रहा है, मैं मानता हूँ। तो हमारा पहला साल है। जब हमने चुनाव लड़े थे, हमने जनता को एक वादा किया था, 5 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट पूरे देश के सारे राज्यों के वैट के रेट से हम सबसे कम कर देंगे। ये हमारा वादा है जनता को। थोड़ा साल दे दो, थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से हम आए सरकार में 4 महीने में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा वादा हमें याद है। सबसे ज़्यादा वादे हम ही पूरे करते हैं। 2, 3, 4 साल के अंदर दिल्ली के वैट के रेट पूरे देश के वैट के रेट से हर आइटम के ऊपर आपको सबसे कम मिलेंगे। आपने बजट की बात की, उसी बजट में आपने 526 करोड़ पब्लिसिटी पर लगाए। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि सरकार को पैसे की जरूरत है विकास के कार्यक्रमों के लिए, और दूसरी तरफ वही अरविंद केजरीवाल 526 करोड़ लगाते हैं पब्लिसिटी पर। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जिस दिन हमने बजट लेके आए हम लोग, बजट की हाईलाइट क्या थी, सबसे बड़ी बात क्या थी? आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट डबल किया था। आज तक किसी ने शिक्षा पे इतना ध्यान दिया है? स्वास्थ्य के उस पे बजट 1.5 गुना किया था, किसी ने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया? और आपके चैनल पे स्टोरी क्या चल रही थी? केजरीवाल ने सब चीजें की महंगी, केजरीवाल ने सब चीजें की महंगी। 1 मिनट सुन लो मेरी बात, सुनने की क्षमता रखिए थोड़ी सी। बिग स्टोरी वॉज नॉट दैट। कैसे महंगी की? बोले एंट्री टैक्स लगा दिया। कितना एंट्री टैक्स लगाया? एक टेम्पो के ऊपर 100 रुपए लगा दिया। एक टेम्पो में 1 टन माल आता है कम से कम। 1 टन माल के ऊपर अगर 100 रुपए लगा दिए तो 10 पैसे पर केजी महंगा हुआ। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था आपके रिपोर्टर को। लेकिन आपकी बड़ी स्टोरी क्या थी? केजरीवाल ने महंगाई कर दी, केजरीवाल ने महंगाई कर दी। तो फिर हमें होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट करके जनता को बताना पड़ता है शिक्षा का बजट भी डबल कर दिया। आप जब आम आदमी पार्टी के नेता बने तो आपने कहा ये नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सेल्फ प्रमोशन और मार्केटिंग बहुत करते हैं, इतने पैसे उसमें गंवा रहे हैं, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आज आप वही मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वही सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं। आप 526 करोड़ उस पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं मीडिया मेरे खिलाफ हो गई है, इसलिए मुझे ये एडवर्टीजमेंट करना। सारी चीजों पे आ रहा हूँ, बोलने ही नहीं देते। आप करिए ना। पहली चीज तो ये कि अपने को अच्छा काम भी लोगों को बताना है। दूसरी चीज ये 40,000 करोड़ का बजट है, लगभग 500 करोड़ का बजट मीन्स 1.2% ऑफ द टोटल बजट। दैट इज अ मार्केटिंग बजट दैट हैज बीन सेट असाइड। तीसरी चीज ये
आने वाले समय में, अभी जैसे अगले महीने आप देखेंगे हम पोल्यूशन, एंटी पोल्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की, उसमें ये सारा बजट काम आएगा। उसके अगले महीने हम लोगों को हमने वैट का एक एम्बिशियस टारगेट रखा है, वैट कलेक्शन का। वो वैट कलेक्शन का टारगेट डंडा मारने से नहीं होगा, रेड मारने से नहीं होगा, इसमें हम जनता की भागीदारी करेंगे। हम जनता के अंदर ये माहौल पैदा करेंगे कि मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मैं देश में स्कूल बनाने और अस्पताल बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा बजट ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आने वाले समय में ढेर सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। उन सारे 1 मिनट कार्यक्रमों में लगेंगे पैसे। अब जब ने आपने स्टोरी सुनाई कि 526 करोड़ केजरीवाल ने खर्च किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजस्थान सरकार का कितना बजट है, उत्तर प्रदेश सरकार का कितना बजट है, गुजरात सरकार का कितना बजट है, स्वच्छ भारत का कितना बजट है? वो आप लोगों ने नहीं दिखाया। केजरीवाल ने 526 करोड़ खर्च किया, तो ये लगता है आज तक वाले केजरीवाल के, क्योंकि केजरीवाल हमेशा कहते थे मैं तो आम आदमी की सरकार हूं, मैं इस मार्केटिंग सेल्फ प्रमोशन में विश्वास नहीं रखता। सेल्फ प्रमोशन कहां से? अपना काम करेंगे, जनता को काम तो बताएंगे। मोदी बड़े एडवर्टीजमेंट लगाते थे, आप उनको हम लोग अपना काम करेंगे, काम तो बताएंगे। जनता अभी जो होर्डिंग लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? शिक्षा के ऊपर बजट दुगना किया। जनता को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैंने एक 2 मिनट की ऐड देखी जहां आपका नाम 11 बार आता है। आज जो प्रशांत भूषण जो आपके विरोधी बन गए, वो कहते हैं ये पूरा अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक पर्सनालिटी कल्ट बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं। इसमें कोई मार्केटिंग सरकार की नहीं हो रही है, अरविंद केजरीवाल की हो रही है। देखिए, ये देश ना तो प्रशांत भूषण जी के हिसाब से चलेगा, ये तो कोर्ट के हिसाब से चलेगा। कोर्ट में PIL फाइल की, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा भी केजरीवाल के ऐड ठीक है, तो आप मेरा दिखाते हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल ये, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। आप अब बड़े विक्टिम कॉम्प्लेक्स में अब फंस गए हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी। ना 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 ना, मीडिया के ओनर कुछ हैं चंद, और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, बाकी कोई। जनता हमारे साथ है, जनता जबरदस्त तरीके से हमारे साथ है। आज चुनाव करा लो, दिल्ली में 70 की 70 सीटें आएंगी, अभी भी। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव जो दिखाई देता है आम आदमी और केजरीवाल जी में। आपके जो विरोधी हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि एक जीजाजी कल्चर अब आम आदमी पार्टी में आ गई है, एक फैमिली कल्चर, परिवारवाद यहां भी आ गया है। आपने जिस तरह से स्वाति मालीवाल को दिल्ली विमेन्स कमीशन का हेड बनाया, कहा जा रहा है कि उनके साथ आपके पारिवारिक संबंध है, इसलिए आपने उनको बनाया। क्या संबंध है? आपकी पत्नी जो है और उनके बीच में संबंध है, इसीलिए आपने उनको बनाया। वो आपके नेता जो नवीन जयहिंद है, उनकी पत्नी है स्वाति मालीवाल, इसीलिए बनाया। जब कांग्रेस ये परिवारवाद करता था, आप उनको टोकते थे। जब नरेंद्र मोदी जी मार्केटिंग करते थे, आप उनको टोकते थे। आज लोग आपको टोक रहे हैं। एक चीज बताओ, आपके चैनल की इतनी क्षमता है कि नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का किसी XYZ के साथ कोई रिश्ता है कि नहीं है? तो आप 5 मिनट में पता कर लोगे अपने रिपोर्टर को भेज के। तो इसका मतलब सच्चाई नहीं चला रहे आप लोग बयानबाजी चला रहे हो, झूठ चला रहे हो। एक झूठ को 100 बार चलाओ तो जनता के मन में बैठते हैं यार शायद होगा ही कुछ संबंध। 100 बार चला दो। तो आपने उनको पूरे मेरिट पर सिलेक्ट किया है, पूरे मेरिट पर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि नहीं, देखिए सर, इन सब अरविंद जी, इन सब विवादों को लेकर ऑपोजिशन आपको टारगेट रोज करती है। तो मैं ये इंटरव्यू मैं चाहता हूं कि आप सफाई दे, आप सफाई दे, आप कहें कि ये पूरे मेरिट पर किया गया है, ये अपॉइंटमेंट पूरे मेरिट पर किया गया है, येस और नो? बिल्कुल मेरिट पे किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को भी, जी, इसी किस्म की राजनीति इन लोगों ने चुनाव के पहले की थी। अब ये इस किस्म की राजनीति इस देश में चलती नहीं है। आपको थोड़ी सी सकारात्मक, किसी दिन कह दिया कि ये हमें धरना पार्टी कहते थे जी, आप अपना एक रिपोर्टर भेज दो। रोज ये बीजेपी वाले मेरे घर के बाहर धरने पे बैठे रहते, रोज कांग्रेस वाले। आपने कुछ दिनों पहले ये भी कहा कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, हम चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं आपको साफ पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी चलानी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को चंदा देना पड़ेगा, या आम आदमी पार्टी दिल्ली चलाएगी? दोनों होगा, क्योंकि अगर अपने को ईमानदार राजनीति करनी है तो पार्टियों को चंदा तो ईमानदारी से लेना चाहिए, वो चंदा जनता से ही आएगा। अगर हम लोगों ने ठेकों में पैसे लेने चालू कर दिए, आज वो परसों सतिंदर जैन एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। एक डिस्पेंसरी पहले 5 करोड़ रुपए में बना करती थी,
इन्होंने ये 15 लाख रुपए में बनाई है डिस्पेंसरी। आप अंदर जाके देखना, बिल्कुल एयर कंडीशनड, बेस्ट इक्विपमेंट अंदर। तो जो भ्रष्टाचार खत्म करने की वजह से पैसे बच रहे हैं, जितने पैसे में पहले एक क्लिनिक बना करता था उतने पैसे में आज 30 क्लिनिक बन जाएंगे। तो ये बदलाव आया है। लेकिन तो अगर हमें ईमानदार राजनीति करनी है, कॉर्पोरेट्स जो हैं उन्होंने फंडिंग देनी चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी आप कह रहे हैं हम विकास करना चाहते हैं, हम स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हैं कॉर्पोरेट से। यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो पैसा नहीं है। पैसा तो आप पब्लिसिटी पर 526 करोड़ लगा रहे हैं, लेकिन पैसा जो डेवलपमेंट पर लगाना है आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट्स को कि आप उसके लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। बिल्कुल कीजिए, आप ही करोगे सर। उसमें मोहल्ले क्लिनिक में मैं अपने परिवार का थोड़ी इलाज कराऊंगा, केवल आपके भी बच्चे जाएंगे इलाज करवाने के लिए। तो सारे देश को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एक समय ये एक छवि आपकी बन गई थी कि आप एंटी कॉर्पोरेट है। अब उसी कॉर्पोरेट्स को आप कह रहे हैं कि हमारे सरकार की मदद कीजिए, हमारी पार्टी की मदद कीजिए, हमारी पैसा इकट्ठा करना है। तो छवि आप ही लोग बनाते हैं सर। एक दिन कुछ छवि बना देते हैं, एक दिन कुछ छवि बना देते हैं, आपकी मर्जी। एक समय तो आप हर कॉर्पोरेट के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ हैं हम। बेईमानी, जो बेईमानी करेगा वो गलत है। अब मैं जैसे परसों एक सभा में शाम को एक मीटिंग थी, 100-150 लोग आए हुए थे। वहाँ पे मैंने ये बताया कि 15 लाख रुपए में एक क्लिनिक बन रहा है और आप लोग सहयोग कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आधे घंटे के अंदर 15 क्लिनिक का पैसा लोगों ने डोनेट कर दिया। अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। लोग कह रहे हैं, किसी ने कहा खड़े होकर 2 क्लिनिक मैं दूंगा, किसी ने कहा खड़े होकर 2 क्लिनिक मैं दूंगा, 3 क्लिनिक मैं दूंगा, 1 क्लिनिक मैं। सर, जनता को जिस दिन विश्वास हो गया ना कि ये, और विश्वास होता जा रहा है, ये ईमानदार सरकार है, जनता दिल खोल के पैसा देगी। सर आप कहते हैं कि ईमानदार सरकार है, आपने हमेशा कहा हम ईमानदारी की लड़ाई कर रहे हैं। अब उसी ईमानदार सरकार में जितेंद्र सिंह तोमर आ जाता है, आपका कानून मंत्री, और आपको आखिर में उनको निकालना पड़ता है जब आपको पता चलता है कि उनकी फेक डिग्री है। जब जनता आपको कह रही थी, विपक्ष कह रहे थे, प्रशांत भूषण आपको कह रहे थे कि देखिए उनकी डिग्री फेक है, आपने उनको टिकट दी, आपने उनको कानून मंत्री भी बनाया, और जब पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने कहा इमरजेंसी है। क्या आप मानते हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर के इंसिडेंट में आपने गलती की? जितेंद्र सिंह तोमर के इंसिडेंट में मैं आपको सारा सिलसिला बता देता हूँ। 2.5-3 महीने पहले जब ये मुद्दा उठा था, मैंने बाकायदा लिखित में उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी थी। जब विपक्ष ने इसको पहली बार उठाया था, उसने मुझे लाके कुछ कागज़ दिखाए। वो कागज़ देखने पे लगता था प्राइमा फेसी कि उसकी गलती नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा सच सच बता। उसने बोला बच्चों की कसम खा रहा हूँ मैंने कोई गलती नहीं की। तो कागज़ देखे मैंने और फिर उससे बात की। उसके बाद जिस दिन वो गिरफ्तारी की गई, तब तक भी आपको ये क्लियर नहीं था कि डिग्री फेक है कि नहीं है। उसके बाद वाले इंसिडेंट्स, जिस दिन गिरफ्तारी की गई, जैसे गिरफ्तारी की गई, हमने उसको लॉ मिनिस्टर से उसको इस्तीफा देने के लिए कहा, उसने इस्तीफा दिया, हमने उसको हटा दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके ललित गेट देख लीजिए, कितने सबूत आ चुके हैं फिर भी नहीं हटा रहे। वसुंधरा राजे के केस में कितने सबूत आ चुके हैं फिर भी नहीं हटा रहे। व्यापक के केस में कितने सबूत आ चुके हैं फिर भी नहीं हटा रहे। हमने पहले इंस्टेंस में उसको हटा दिया। अगले दिन से जब पुलिस जांच करने के लिए पहुंची, वहां पे उन लोगों को जो सबूत मिले, अब कोर्ट जनवरी फरवरी में चुनाव के पहले प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी ने आपको सलाह दी थी कि उन्हें टिकट मत दीजिए। बिल्कुल नहीं दी थी, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। ये फेक डिग्री का बिल्कुल मामला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं दी कहा थी। जा रहा था। आप कह रहे हैं आप बिल्कुल नहीं दी थी, इसके बारे में जानकारी, झूठ बोल रहे हैं। ये कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और एक और चीज, आप मानते हैं गलती मान लीजिए, कभी कभी आदमी गलती कर लेता। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने आपको सारा सिलसिला बता तो दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि हमारे पास तोमर ने आपको धोखा दिया एक तरह से। मतलब जो कुछ उसने प्रेजेंट किया वो गलत था, उसके ऊपर हमने यकीन किया। आपके और एक आप एमएलए आज जेल में है, लैंड ग्रैबिंग के केस में मनोज कुमार जेल में है। कैसे लगता है कि 21 आपके कुल मिलाकर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 21 आपके एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन उनको छोड़िए, एक एमएलए तो जेल चला गया है लैंड ग्रैबिंग में। 21 में मैं भी हूँ। हाँ, 21 में आप भी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मनोज कुमार लैंड ग्रैबिंग में फंस गए हैं और जेल चले गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने दोषी हैं सबको जेल भेज दो, मैं मना तो नहीं कर रहा। यानी आपने गलती की जब आपने उनको, जब इतनी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आ जाए। एक मिनट सुनो मेरी बात जी। आप सबको जेल भेज दो। आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी जी ने केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ लगा रखी है। आपने आप हम सारे गलत हैं जी।
सारे के सारे गलत हैं। नहीं, वो नहीं। 67 के 67 गलत है, मैं भी गलत हूं, मनीष सिसोदिया भी गलत है। तो आप जेल भेजो ना उनको, मैं मना कब कर रहा हूं ना कि आपने मनोज कुमार जैसे केस में या जितेंद्र सिंह तोमर केस में आपने उस लेवल की आपने कार्रवाई नहीं की कि क्या हमने अपनी के खिलाफ केस है या नहीं। अपनी हमने जांच कराई, अपनी जांच कराने के बाद भी, जैसे कल को मान लो आप टिकट मांगो मेरे से, आपकी सारी जांच कराएंगे, लेकिन क्या पता आपने और क्या कर रखा हो अपनी जिंदगी में, लेकिन बाद में अगर कुछ निकलता है तो उसमें जेल भेज, अगर तो मैं ये कहूं कि इसको जेल मत भेजो, मैं दोषी हूं। आप जेल भेजो ना, अगर कोई मंत्री पकड़ा जाएगा उसको तुरंत इस्तीफा कराएंगे, अगर कोई एमएलए पकड़ा जाता है भेजो जेल, जिस दिन उसको सजा होगी वो एमएलए शिप उसकी खत्म। मैं इतना ही पूछ रहा था कि आप बाकियों पर हमेशा ये कहते थे कि देखिए ये कैंडिडेट जो है इसके खिलाफ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी एमएलए विधायक जो हैं उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस। हम तो ये कह ही रहे थे, बावजूद उनको टिकट मिले। हम पहले ये कहते थे कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको जेल भेजो, अब ये कह रहे हैं केवल आम आदमी पार्टी वालों को जेल भेजेंगे। हम कह रहे हैं दूसरों को भी, तो रमेश बिधूरी के खिलाफ कितने बड़े बड़े चार्जेस, संगीन चार्जेस लगे हुए, उनको पकड़ा आपने? महाबल मिश्रा के खिलाफ कितने चार्जेस लगे हुए दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस ने कभी पकड़ा उनको? आम आदमी पार्टी के सारे चोर हैं, हमको सबको जेल भेज दो। हम सारे अभी आपके चैनल के सामने सरेंडर कर रहे हैं, सबको जेल भेज दो। इससे अगर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधरती हो तो ये पिक एंड चूज मत करो कि आम आदमी पार्टी वालों के सारे चोर हैं और बीजेपी और कांग्रेस वाले सारे संत महात्मा हैं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में यानी कहीं ना कहीं चोर है, आम आदमी पार्टी में भी चोर है। भाई आम आदमी पार्टी ने इतने लोगों को टिकट दिए, कुछ 2-4 गड़बड़ हो सकते हैं। अगर मैं उनके खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन रहा हूं, उनको बिल्कुल जेल भेजो। सजा 2 साल की है तो 10 साल की सजा दो उनको। मैं अगर उनके बीच में अड़चन आ रहा हूं तो मेरे को बताओ। ये लोग पूरा ललित गेट घोटाला हुआ, किसी को इन्होंने पद से भी छोड़ा, इन्होंने कोई केस किया, इन्होंने व्यापम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने दी इनको, इन्होंने हटाया, वसुंधरा राजे को हटाया इन लोगों ने, सुषमा स्वराज जी को हटाया इन्होंने, किसको हटाया इन लोगों ने? हमने हटाया, हमने तुरंत उसको, तोमर को 2 मिनट के अंदर शाम तक हटा दिया उसको। अरविंद जी अब आते हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो बन गया एक तरह से, वो आपकी जो जंग, नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो शुरू हुई है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि दिल्ली की जो गवर्नेंस है उसको अब नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप मानते हैं इस लड़ाई की वजह से दिल्ली की गवर्नेंस पर, खास करके जो आपने करप्शन के खिलाफ आपने कहा था आप लड़ाई लड़ेंगे, उस पर एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है? सारी जनता के बीच में मैसेज ये है, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। नरेंद्र मोदी ने काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि नजीब जंग जो है वो प्रॉक्सी नरेंद्र मोदी के लिए है? आपकी लड़ाई नजीब जंग से है या नरेंद्र मोदी के साथ है? और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आपसे क्या लेना देना? नजीब जंग को क्या लेना देना? वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई हमारी जायदाद की लड़ाई थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि पैसे की लड़ाई हो रही है, जायदाद की लड़ाई हो रही है, जमीन बट रही है मेरे और नजीब जंग जी के बीच। नजीब जंग को मेरे से लड़ने में क्या मिलेगा? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, नजीब जंग जी को मेरे से लड़ने में क्या? मैंने आपको पूछा कि नजीब जंग के साथ आपकी क्या जंग है? आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल काम सारा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आज आप सर्वे करा लीजिए अपने चैनल पे कि नरेंद्र मोदी जी, वो सारे ये जानते हैं कि नजीब जंग की हिम्मत थोड़ी है कि इस तरह से अड़चन लड़ाएंगे। नरेंद्र मोदी जी नजीब जंग जी के थ्रू केजरीवाल को काम नहीं करने देना चाह रहे, और केजरीवाल काम अच्छा कर रहा है, लोग काम से बहुत खुश हैं। नहीं, आप कह रहे हैं काम से खुश है। एंटी करप्शन का मुद्दा लीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो में आपने अपने एक तरह से अपनी नॉमिनी जो है एसएस यादव को रखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अच्छा एक चीज बताओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीना जी को रखा। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड जो है वो आपकी बात नहीं सुनता, उसको तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां रखा है। यानी करप्शन का जो मुद्दा था, करप्शन वाले पे भी आते हैं, उस पर भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो अब फंक्शन ही नहीं कर रहा है। पिछले 1 महीने में कोई बड़ा केस भी नहीं उठाया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पिछले 65 साल के इतिहास में पिछले 1 महीने से दिल्ली सरकार में जहां बैठता हूं ना, मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है जी, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे होम डिपार्टमेंट है हमारा दिल्ली सरकार का। उस होम डिपार्टमेंट पे नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली पुलिस भेज के 1 महीने से कब्जा कर रखा है।
1 महीने से दिल्ली पुलिस का कब्जा है होम डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट पे। नंबर 1, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच जो है, एंटी करप्शन ब्रांच में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। चुनी हुई सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जबरदस्ती पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भेज के अगर कब्जा कर लिया जाए, तो अगर आडवाणी जी कहते हैं कि इमरजेंसी के हालात नजर आ रहे हैं, तो क्या गलत कहते हैं? तीसरी चीज वो कह रहे हैं जी, ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने, चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की सारी अपॉइंटमेंट्स हम करेंगे। तो फिर मुख्यमंत्री की कोई क्यों सुनेगा? सबको पता है भाई, होम मिनिस्ट्री के चक्कर लगाओ वहां से, या पीएमओ के चक्कर लगाओ, दिल्ली की सारी अपॉइंटमेंट तो वहां से होती है। कभी सुना आपने भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो? पर क्या वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए आप में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में? अगर दिल्ली चलाना है, आपको नहीं लगता कि वर्किंग रिलेशनशिप? आपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि नजीब जंग जो है वो अगर अमित शाह के वॉचमैन उनको बुलाए वो वहां चले जाएंगे। इस तरह की अगर बातें आप करेंगे पब्लिक लाइफ में, तो वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होगी? मैं वही इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि आदेश पीएमओ से दिए जा रहे हैं, आदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से दिए जा रहे हैं। इसके प्रमाण क्या है? इसके पास आपके प्रमाण क्या है? एविडेंस क्या है? जब आप कहते हैं कि आदेश बीजेपी कार्यालय से दिए जा रहे हैं, आदेश पीएमओ से दिए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं दो, तो इसके पास आपके एविडेंस क्या है? हमारी सरकार बनी एंटी करप्शन के प्लैंक पे बनी। हमने एंटी करप्शन का हेल्पलाइन शुरू की, एंटी करप्शन की पूरी जो डिपार्टमेंट था उसको रीऑर्गेनाइज किया, एसएस यादव को लेके आए, अच्छा काम किया। और दिल्ली के अंदर एक माहौल बन गया था कि अब भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। चारों तरफ एक माहौल था, एंटी करप्शन बहुत अच्छा काम कर रही थी, जनता खुश थी, मुख्यमंत्री खुश थे एंटी करप्शन से, सरकार खुश थी एंटी करप्शन से, जंग साहब भी खुश थे एंटी करप्शन से। मैं जंग साहब से तो मिला करता था, वो भी तारीफ किया करते थे कि एंटी करप्शन अच्छा काम कर रही है। एक दिन अचानक 8 जून को सोमवार के दिन शाम को 3 या 4 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अचानक ऑर्डर पास करके एंटी करप्शन ब्रांच का चीफ बदल दिया, बिना मुख्यमंत्री को बताए, बिना सरकार को बताए, सीक्रेट तरीके से उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच का चीफ बदल दिया। क्यों बदला? एलजी साहब को तो कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने मेरे को बता देते कि कहते अरविंद मैं ये चीफ बदल रहा हूं, ये कारण है, या तुम्हारा चीफ अच्छा काम नहीं कर रहा, एक बार आप बीच में बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार मेरे को बता देते तुम्हारा चीफ इतना अच्छा काम कर रहा था ऐसे, उसको बदल के किसी ऐसे व्यक्ति को ले आए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पीछे। क्यों बदला? जंग साहब को तो कोई लेना देना नहीं था, उनको क्या लेना देना था? पिछले दिल्ली में, दिल्ली सरकार पे, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी होती थी, अब स्टेट बनी, जो भी पार्ट स्टेट बनी, 1992 में बनी थी। 92 से लेके आज तक 23 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा केस नहीं है, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? एक मन में ये प्रश्न उठता है कि 23 साल में किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पेन से किसी एंटी करप्शन ब्रांच के हेड की नियुक्ति नहीं की, तो जंग साहब को क्या पड़ी थी करने की? तो पिछले 2-3 हफ्ते में मैं कई लोगों से मिला हूं। इन दिनों में मैं बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से भी मिला हूं, मैं बहुत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी मिला हूं। सब लोगों का एक ही कहना है कि सबको ये डर था कि मैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, हमारी एसीबी जो है वो किसी XYZ कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर करने जा रही थी। ऐसा था नहीं कुछ, हम लोग, उनका डर था, और उस डर की वजह से, और उनको ये लगने लगा उस दिन 8 जून को बस रात को होने वाला है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए आप। जब हमने इसका विरोध किया, अगले दिन हमने जो ऑर्डर पास किए एलजी साहब ने कि मीना अब एंटी करप्शन चीफ के, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है एक जो ये कहता है कि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के विजिलेंस के अंडर में आएगी। विजिलेंस वाले पास करते हैं एंटी करप्शन के ऑर्डर, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया कि वो मुकेश मीना जो है वो नहीं होंगे और एसएस यादव कंटिन्यू करेंगे। मुकेश मीना अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके आ गए, दिल्ली पुलिस के जवान लेके आ गए, और वहाँ पे जितने ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर वगैरह, सबको धमकाया गया, डराया गया,
और कहा गया कि अगर तुम लोग केजरीवाल की बात मानोगे, अगर आप सेंटर की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे सबके वो सारे दिल्ली पुलिस से डेपुटेशन पे आते हैं, वो सारे डरे हुए हैं कि तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। आज एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर इन्होंने इस डर से कि केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर ना हो जाए, जो कि डर निराधार था, हम कुछ सोच ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, हम कुछ सोच ही नहीं रहे थे। और आप कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर हुआ है? वहां से चल रहा है, सारे बता रहे हैं मेरे को। अब मैंने इन सबको बोला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एसी शर्मा वर्सेस कुछ है, मैं ऑर्डर के नाम भी बता रहा हूं आपको, जो ये कहता है कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की और सीबीआई की कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है दिल्ली के ऊपर। हमारे फेवर में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का जजमेंट है अनिल कुमार के केस में जस्टिस विपिन सांघी का, जो ये कहता है कि केंद्र सरकार का कोई हक नहीं बनता है दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच में दखलंदाजी करने का। सारे ऑर्डर्स हैं हमारे फेवर में। उसके बावजूद अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के खिलाफ एक केस में गई हुई है। मैंने इनको सबको बोला, मैंने कहा ठीक है, आज मैं चाहूं तो मैं किसी के भी खिलाफ, अगर कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच उसके खिलाफ केस कर सकती है। मैंने कहा लेकिन आप सुप्रीम स्टे नहीं मिला, केंद्र सरकार ने स्टे मांगा था हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। फिर भी मैं आपको ये वादा करता हूं कि हमारी एंटी करप्शन ब्रांच जब तक सुप्रीम कोर्ट का आपके केस में जजमेंट नहीं आ जाता, हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, हम आपके केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ तब तक नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की वेट करेंगे। वी आर रेस्पॉन्सिबल पीपल, हम इररेस्पॉन्सिबल लोग नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती, हम आपके किसी भी मंत्री के खिलाफ तब तक नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई आया तो, कोई नहीं आया तो, अगर मेरी नीयत खराब होती, 4 महीने तो थे मेरे पास, 8 जून को इन्होंने ऑर्डर किया, मैं कर देता इररेस्पॉन्सिबली। ये कहते हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। ये मंजूर नहीं है भाई। हमें वोट किसने दिया? हमें वोट गरीबों ने दिया। अब ये गरीब लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है झुग्गी वाला कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं जी, मेरे को तंग कर रहे हैं जी, मेरे को ये वो, फिर कोई भी हो, चाहे हमारा फूड डिपार्टमेंट वाला हो, चाहे दिल्ली पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ तो सर हम केस करेंगे। वो भी ये करने के लिए मुकेश मीना ने अभी थोड़े दिन पहले, सर एक मिनट, लास्ट लाइन बोल रहा हूं मैं जी। मुकेश मीना जी ने अभी थोड़े दिन पहले किसी को बोला, जिसने आके मुझे बताया कि भाई मेरे को तो केवल इसलिए भेजा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक भी एंटी करप्शन का केस नहीं होना चाहिए, और ये किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक भी केस नहीं होना चाहिए। क्योंकि 35 ऑफिसर के खिलाफ आपने कहा है कि कार्रवाई हुई है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट में भी कहा है, आपने अब तो 50 हो गए थे वो, उसमें से एक क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर नहीं है, सब कुछ प्राइवेट वेंडर्स हैं या कुछ और ऑफिसर है। किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की है। आपने कहा था शीला दीक्षित के खिलाफ और उनके मंत्रियों के खिलाफ, आपने जब कैंपेन किया था, उनके खिलाफ आप करप्शन के चार्जेस लाएंगे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, वो भी नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई आप कहते हैं बड़े लोगों के खिलाफ आप करेंगे, वो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस टकराव के इस वातावरण में फंस गए हैं। मानते हैं या नहीं? कितने दिन हुए हमारी सरकार बने? अब 6 महीने हो जाएंगे। 8 जून के पहले कितने दिन हुए थे? शीला दीक्षित जी के टाइम के भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछली बार हम 4 एफआईआर करके गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी अभी। मुकेश अंबानी जी और मोइली जी के खिलाफ हम एफआईआर करके गए थे, उनके ऑफिसर्स को, आपका चैनल तो खैर नहीं चलाता, लेकिन बाकी दूसरे मीडिया वालों ने चलाया था, उनके ऑफिसर्स को सम्मन किया जा रहा था, जांच चल रही थी। अब वो सारी जांच रुकवा दिया इन लोगों ने आके। ये बताइए, जब आपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की थी, पहले दिन पर 15,000 कॉल आए थे, आज केवल 1500 आते हैं और भी कम होते जा रहे हैं। मोदी जी से जाके लोगों का विश्वास कम हो रहा है। मोदी जी को बोल दीजिए कि अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हटा लें और इनको हटा लें अपने को। कल 15,000 नहीं 15 लाख कॉल्स आ जाएंगे दिल्ली की एंटी करप्शन हेल्पलाइन पे। यानी आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में अब आप विफल हो रहे हैं। अब आप मोदी जी को एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं, सारी देश की जनता कह रही है भाई साहब,
सारी देश की जनता कह रही है केजरीवाल काम मोदी अच्छा जी कर को रहा क्या है। लेना देना है एक के अरविंद केजरीवाल से? मोदी जी प्रधानमंत्री है, अन्य कई मुख्यमंत्री, आप अपने आप को उनके लेवल ले जाना चाहते हैं। पहले आपने बनारस में उनके खिलाफ एक तरह से मुहिम और अभी उठाई। सारा तो मैंने बताया, सारी राम कहानी बताने के बाद उनको ये डर था उन लोगों को कि उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर होने वाली है। पुलिस वालों के खिलाफ क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। फिर भी आप बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बता तो दिया कि क्या डर था उनको, इतना क्लियरली मैंने आज तक कभी नहीं बताया। आपने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का टेक ओवर सेंटर या नरेंद्र मोदी सरकार ने किया क्योंकि उनको डर था कि किसी एक मंत्री के खिलाफ आप एक एफआईआर लगाने वाले थे। आप बताएंगे ये वो मंत्री कौन है? वो छोड़िए, नहीं, नाम नहीं बताना चाहते। चलिए मुझे ये बताइए कि एक आरोप आप पर लग रहा है कि एक हाई कमांड कल्चर आपने बनाई है, और मैं उदाहरण दूंगा। जिस तरह से आप खुद ब्यूरोक्रेट थे, आईआरएस में थे, लेकिन जिस तरह से आपने ब्यूरोक्रेसी की ट्रीटमेंट की, शकुंतला गामलिन जो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थी, जिस तरह से आपने पब्लिक रैली में उनको ह्यूमिलिएट किया, क्या संदेश दिया आपने ब्यूरोक्रेट्स को? ईमानदारी से उनका विश्वास कम हो गया है। नहीं, उनका ईमानदारी से काम करो। जो ईमानदारी से काम करेगा उसको साथ दिया जाएगा, जो बेईमानी करेगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल पब्लिकली सर्टिफिकेट देंगे कि कौन ब्यूरोक्रेट ईमानदार है और कौन बेईमान है? आप एक ऑटो ड्राइवर्स की रैली में जाते हैं और वहां कहते हैं शकुंतला गामलिन जो है वो लॉबिंग कर रही थी प्राइवेट डिस्कॉम्स के लिए। कागज दिखा देता हूं मैं। लेकिन क्या इससे किस तरह से काम होगा अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को ह्यूमिलिएट करोगे पब्लिकली? आपने दूसरे हमने ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजुमदार अच्छे अफसर हैं, आपने उनको उनके दरवाजे को लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने केवल दस्तखत किया कि शकुंतला गामलिन जो है उनको हम एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं। वैसे कैसे एक दस्तखत कर दिया और आपने उनको लॉकअप कर दिया इस तरह से? सेक्रेटरी सर्विसेज चीफ सेक्रेटरी कैसे बदल सकता है मुख्यमंत्री से बिना पूछे? उन्होंने तो एलजी से ऑर्डर लिया है। एलजी के पास पावर नहीं है ऑर्डर देने की। आप सरकार आप चला रहे हैं, सरकार मैं चला रहा हूं। जनता ने मेरे को चुना है, जनता ने एलजी साहब को चुना है। एक मिनट सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सरकार कैसे चलेगी अगर ब्यूरोक्रेट्स आपका साथ नहीं देंगे? सारे साथ देंगे। दिल्ली सरकार के अंदर 1 लाख से ज्यादा अधिकारी हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। 2-4 के खिलाफ एक्शन लिया। अगर एलजी साहब सीधे ऑर्डर करना चालू कर देंगे, मैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब की आपको वो दिखाऊंगा, मैंने ओपिनियन ली थी। गोपाल सुब्रमण्यम साहब का कहना है कि एलजी के पास पावर नहीं है सीधे अधिकारियों को ऑर्डर करने की। एलजी साहब मुख्यमंत्री को लिखें। अगर एलजी साहब ने सीधे ऑर्डर करने चालू कर दिए अधिकारियों को, तो मैं कहाँ हूं? सरकार नहीं चल सकती। सरकार तो हमें चलानी है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर एलजी साहब को कोई दिक्कत है तो वो मुख्यमंत्री को लिखेंगे। मुख्यमंत्री और एलजी साहब के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी साहब उस मामले को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेफर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी साहब के बीच में भी अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी साहब उस मामले को राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। वो 3 स्टेप्स रूल नंबर 45, 46, 47 है शायद टीबीआर का, उसको कभी फॉलो ही नहीं करते वो। हमने कई बार चिट्ठियां लिख लिख के कहा भाई संविधान के अंदर एक प्रक्रिया दी गई है कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही होगा, तो उसको सॉल्व करने का तरीका दिया गया है। वो उस तरीके को फॉलो नहीं किया जाता और वो भी एलजी साहब नहीं कर रहे, ऊपर से करवाया जा रहा है। अब ये अगर मेरे सेक्रेटरी सर्विसेज ने सीधे ऑर्डर कर दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, मैं अपने कमरे में देख रहा हूं यार ये क्या हो गया, मैं यहां बेवकूफों की तरह बैठा हूं। तो उनका कमरा आपने लॉक कर दिया। ऑब्वियसली उसको ट्रांसफर किया गया ताकि वो आके दोबारा ना बैठ जाए। कमरा लॉक कर दिया एक दिन के लिए, ऐसी कौन सी आफत आ गई? बहुत बार कमरे लॉक होते हैं। आपको क्या तकलीफ है कमरा लॉक करने से? हमने सेक्रेटरी सर्विसेज को बदल दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, सरकार जहां सख्ती करनी पड़ती है वहां सख्ती करते हैं। जो हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं उन अच्छे ऑफिसर्स को हम शाबाशी भी देते हैं पब्लिकली। मैंने कितने प्रोग्राम्स के अंदर अपने अच्छे ऑफिसर्स की तारीफ की है, नाम ले लेके तारीफ की है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार चलाना मुश्किल है और उसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स का साथ चाहिए, उसमें आपको एलजी का साथ चाहिए, उसमें आपको विपक्ष का साथ चाहिए। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है, विपक्ष से आपकी नहीं बनती, ना बीजेपी से बनती है, ना कांग्रेस से बनती है। विपक्ष तो 3 लोग हैं, कांग्रेस से भी नहीं बनती। आप कांग्रेस है ही नहीं विपक्ष में। नहीं यार, ऑपोजिशन तो है, अजय माकन की पार्टी तो है, आपकी ब्यूरोक्रेट से नहीं बनती, हमारी सबसे एलजी से नहीं बनती, आपकी बाकी प्रधानमंत्री से नहीं बनती। तो ऐसे कैसे चलेगा अगर अरविंद केजरीवाल एकला चालो रे की जो फिलॉसफी है उससे सरकार नहीं चला पाएंगे। उससे आप ऑपोजिशन में रह सकते हैं, सरकार नहीं चला पाएंगे।
जनता मेरे को चाहती है, ये जनतंत्र जनता से चलता है, ये जनतंत्र इन सबसे नहीं चलता, जनतंत्र जनता से चलता है, जनता हमें चाहती है, हम जैसे हैं जनता को पसंद हैं, उससे सब लोगों को तकलीफ हो रही है। जनता हमें चाहती है, आपकी इससे नहीं बनती, आपकी इससे नहीं बनती, आपकी इससे, मैं यहाँ बनाने के लिए थोड़ी आया हूँ, सबसे बनती है हमारी, इसीलिए सरकार अच्छी चल रही है, सरकार से जनता बड़ी खुश है। हम लोगों ने कितने काम किए अभी तक, मुझे आप हमारे सबसे बड़ी उपलब्धियां बताइए मुझे। मैं आपको 10 उपलब्धियां बताऊंगा। नहीं, मैं 10 बताऊंगा, आपको 10 सुननी पड़ेंगी। चलिए बताइए। हमने बिजली के रेट कम किए, एक हमने पानी के रेट कम किए, सब्सिडी देके। हाँ, सब्सिडी देके आप ही कहां से आएंगे वो बात अलग है। नहीं, आ गए पैसे कहां से आएंगे, मतलब अभी बजट पेश कर दिया हम लोगों ने, आपकी जानकारी के लिए। अभी 10 दिन पहले हमने बजट 1500 करोड़ की जो सब्सिडी आपने बिजली पर दी है, जनता खुश है। जनता को सब्सिडी चाहिए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? जनता को सब्सिडी चाहिए, जनता सारी खुश है। तो बिजली के रेट कम कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, अवेलेबिलिटी बढ़ी है जी। आप पिछले 5 साल के बिजली और पानी की अवेलेबिलिटी समर के महीने की देख लो। दिल्ली के अंदर इस बार पानी, द्वारका में जाके देखो, द्वारका में कभी पानी नहीं आया था इतने डिकेड्स में, इस बार द्वारका नहा गया पानी के अंदर। 400 ऐसे कॉलोनीज सर, मेरे को बोल तो लेने दो। 400 ऐसे कॉलोनीज है जहां पाइप वाटर अभी नहीं आ रहा, 24 आवर्स नहीं आ रहा, टंकर आते हैं, मानते हैं कि नहीं? अभी 4 महीने हुए ना सरकार बने, 4 महीने हुए ना जी, तो 5 साल तो नहीं हुए। 400 कॉलोनी है, पाइप 400 कॉलोनी को पानी पहुंचा देंगे भाई साहब, 3 साल में ही पहुंचा देंगे। ये हुआ तो बताइए। अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई बिजली और पानी की। तीसरा, फार्मर्स को जितना कॉम्पेंसेशन दिल्ली सरकार ने दिया है, आज तक किसी सरकार ने फार्मर्स को कॉम्पेंसेशन इतना नहीं दिया, मान गए। नंबर 4। नंबर 5, लाइसेंसिंग राज दिल्ली के अंदर खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। एक कमेटी बनाई है और इसकी इंटरिम रिपोर्ट्स आएंगी अब कई सारी, एक डिपार्टमेंट करके कई सारे लाइसेंस खत्म करने जा रहे हैं। अच्छी बात है जी। सारा बिजनेस लॉबी बड़ी खुश है, आप कहते थे बिजनेस वाले हमारे खिलाफ है, बिजनेस लॉबी बड़ी खुश है हम लोगों से। वैट की रेड बंद कर दी है दिल्ली के अंदर, आप सारे व्यापारियों से जाके पूछो, सारी तारीफ कर रहे हैं जी। ये तो बीजेपी का वोट बैंक होता था, वैट की रेड राज हम लोगों ने बंद कर दिया जी। शिक्षा के अंदर कई अहम कदम उठा रहे हैं जी। शिक्षा का बजट पहली बार दिल्ली के अंदर डबल हुआ है। बजट डबल होने के बाद 10 लाख रुपए का लोन हर बच्चे को जो 12वीं पास करेगा और जिसके पास माँ बाप के पास पैसे नहीं है उसको आगे पढ़ाने के, वो 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना किसी चीज कार्यक्रमों के लिए पैसा है, सरकार के पास पैसा है, बने पैसा मिलेगा इनका विकास के कार्य। बजट में दोनों चीजें लिखी जाती है। रेवेन्यू साइड सवाल है, लोगों के पास सवाल है। चलिए आप बताइए। तो 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे खुश हैं। शिक्षा के लिए 236 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, नए स्कूल शुरू किए जाएंगे, कुछ डबल शिफ्ट में और कुछ उसमें नए स्कूल शुरू किए जाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है स्किलिंग देने के लिए बच्चों को, ताकि 12वीं के बाद ये सब जुमले नहीं है यार, सारी चीजें। बजट पढ़ो ना हमारा, राजीव का बजट पढ़ते नहीं हो। मैंने आपका बजट उसमें कई जुमला नजर आया। लोगों के पास सवाल ये है कि इन सब चीजों के लिए पैसा सारा लिखा हुआ है उसमें। एक तरफ आप सब्सिडी देते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमने सारा लिखा हुआ है बजट में, 41,000 करोड़ का बजट है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा। परसों जैसा मैंने बताया, मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। वो जो 5 करोड़ रुपए का मोहल्ला डिस्पेंसरी पहले बनती थी, अब 15 लाख रुपए के अंदर अगर वो काम कर देंगे, पैसा यहां से आएगा। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। पहले जो पैसा मंत्रीगण खाया करते थे, ब्यूरोक्रेसी खाया करती थी, उसको हमने बंद कर दिया। पैसा यहां से आएगा। आपने कहा है कि स्टेट रेफरेंडम होना चाहिए, एक रेफरेंडम होना चाहिए कि दिल्ली को स्टेटहुड मिलनी चाहिए या नहीं, पूरे राज्य की जो एक स्टेटस है वो मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन ये रेफरेंडम आप किस तरह कर पाएंगे? संविधान में आप नहीं कर पा सकते, रेफरेंडम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्टेटहुड पर रेफरेंडम नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरह से एक जुमला हो गया। ओपिनियन पोल तो करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। ओपिनियन पोल में आपका सैंपल होता है, आप 500 लोगों से पूछते हैं पूरी दिल्ली में, हम दिल्ली के सारे लोगों से पूछ लेंगे, फर्क इतना ही है। आप अपने ओपिनियन पोल में 500 लोगों से पूछ के कहते हैं कि ये सरकार बनने वाली है, इस पार्टी को इतनी सीट मिलने वाली है, इसको इतनी सीट में। हम दिल्ली के सारे लोगों की राय ले लेंगे, जितने भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो वोटर हैं, उनसे सबसे पूछ लेंगे कि भैया आपके हिसाब से फुल स्टेट मिलना चाहिए कि नहीं। आप करने वाले हैं ये रेफरेंडम, आप करेंगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको क्या मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? जनता से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप करवाएंगे या नहीं? करवाना तो चाहिए।
आप करवाएंगे, यानी आप करवाएंगे, एक रेफरेंडम करवाएंगे और उसके बाद आप दबाव डालेंगे सेंटर पर कि दिल्ली को पूरे राज्य जो जनता का मूड है, वो जनता का मूड जनता लोगों के सामने आएगा, देश के सामने आएगा, प्रधानमंत्री जी के सामने आएगा। ये बताइए कि मैंने कहा कि आपकी कई लोगों से नहीं बनती, लेकिन एक नेता है जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी बन रही है, वो है नीतीश कुमार। किसी से तो बनती है ना आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल, सबसे लड़ाई नहीं है ना। आपको वो एसीबी के अफसर भी दे रहे हैं आप, और ये भी कहा जा रहा है कि आप उनके साथ बिहार के चुनाव में कैंपेन करेंगे, क्या ये सही है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं, आप मुझे बताइए। इंटरव्यू आपका चल रहा है, आपने बार बार कहा है कि इंटरव्यू मेरा हो रहा है, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूँ। सोचेंगे, सोच के बताते हैं आपको। नहीं, आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया। नहीं। पर आप उनको समर्थन देंगे या नहीं? आप नीतीश जी को समर्थन देते हैं या नहीं? देखिए, नीतीश जी ने दिल्ली सरकार में अपने एंटी करप्शन ब्रांच के ऑफिसर्स जो भेजे, उसके लिए दिल्ली की जनता उनका धन्यवाद करती है। नहीं, पर आप नीतीश जी के साथ एक तरह से थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं या नहीं? नीतीश जी, ममता बनर्जी, एक थर्ड फ्रंट, क्योंकि आपकी लड़ाई केवल दिल्ली तक सीमित है या आप दिल्ली के बाहर भी जाना चाहते हैं? अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है। आप दिल्ली के बाहर बिहार में जाकर लड़ेंगे या नहीं, कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे? अभी इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। अगर नीतीश जी ने आपसे कहा कि अरविंद जी बिहार आइए, मेरे लिए कैंपेन करिए, आप करेंगे या नहीं? अभी उन्होंने ऐसा कहा नहीं है। यानी अभी तक आपका केवल मॉरल सपोर्ट है उनके लिए? जब भी मॉरल सपोर्ट है, जैसे जैसे कुछ कुछ होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। यानी आप रूल आउट नहीं करते? आप रूल आउट नहीं करते? कुछ भी अभी तय नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या अभी भी आपके नेशनल एम्बिशन है या नहीं? मेरे कोई एम्बिशन नहीं है, मैं इस देश से भ्रष्टाचार दूर करना चाहता हूं। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में आपने 400 से ज्यादा सीटें लड़ी थी, आपने तब माना था कि ये आपकी गलती थी। वो आज क्या अभी भी आप चाहते हैं? बंबई में म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, कहीं और चुनाव हो रहे हैं, क्या आप उन चुनाव में लड़ेंगे? पंजाब में तो लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? पिछली बार 400 सीटें आपके दोस्तों के कहने की वजह से ही लड़ी थी। मैं उन पर आ रहा हूं, मैं योगेंद्र यादव जी पर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पंजाब में लड़ेंगे या नहीं? पंजाब में जरूर लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। और कहां लड़ेंगे? देखते हैं, बताएंगे आपको समय आने पे। जहां इस समय केवल पंजाब तो पक्का है, बाकी और देखते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी टूट रही है। 4 में से 3 एमपी जो हैं वो आपके हाई कमांड कल्चर के विरोध में आ गए हैं। आप जबरदस्ती वो फैलाते रहते हैं ऐसा? नहीं, गांधी जी ने तो पब्लिकली कहा है। गांधी जी वो योगेंद्र जी के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए कहते रहते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। आइए, उसी पे आइए। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपने योगेंद्र जी का नाम लिया, ये दूसरी या तीसरी बार आपने नाम लिया, प्रशांत भूषण का नाम लिया। ये आपके पुराने साथी थे। जिस तरह से आपने उनको एक तरह से किनारे कर दिया और फिर पार्टी से निकाल दिया, इससे क्या संदेश देना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जो है डिक्टेटर है? मैंने तो हाई कमांड कल्चर है। सब पीएसी में निर्णय हुआ, नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उन्होंने जो भी निर्णय लिया उन्होंने किया, मैंने क्या किया? अरविंद जी, ये हाई कमांड कल्चर पीएसी तो आप ही चलाते हैं, नेशनल काउंसिल तो आप ही चलाते हैं। कांग्रेस वाले जब इस तरह से लोगों को निकालते थे तब आप कहते थे वो डिक्टेटर है, हाई कमांड कल्चर है। आज आम आदमी पार्टी में भी एक हाई कमांड कल्चर है। एक आपके इर्द गिर्द एक कोठरी बन गई है जिसमें योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जो आपके पुराने साथी थे बैठ नहीं रहे थे, उनसे आपके कोई डिफरेंसेस थे, आपने उनको हटा दिया। देखिए, आप अपना मन बना चुके हैं कि आपकी कोठरी बन गई है, आपका हाई कमांड कल्चर है, पीएसी भी मैं ही चला रहा हूँ, नेशनल काउंसिल के 400 मेंबर्स को भी मैं ही चला रहा हूँ, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव, तो इतने सारे लोगों को अगर मैं चला रहा हूँ तो कुछ तो होगा ना मेरे अंदर, या ये सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं? अगर मेरे कहने पे इतने सारे लोग चल रहे हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? चलने दीजिए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने गलती की जिस तरह से योगेंद्र यादव का मामला आपने हैंडल किया? मैंने तो ये कई बार बोला है कि अगर वो पार्टी में रहते तो अच्छा रहता। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ आप चाहते हैं कि वो पार्टी में लौट आए? अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में। कभी अभी भी आप चाहते हैं कि प्रशांत जी और योगेंद्र जी पार्टी में लौट आए? अगर कभी ऐसा हुआ तो अच्छा होगा। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सारे देश को साथ लेके चलना है। प्रशांत जी ने कहा है कि अरविंद में एक बदलाव आ गया है, वो डिक्टेटर बन गए हैं, और ये वो लगातार कह रहे हैं। आप तो उसके पहले ही कहते थे कि मैं डिक्टेटर हूं। प्रशांत जी ने अब कहना चालू किया। देखो, केजरीवाल में किसी को कुछ गलत मिलता नहीं है। मेरी अगली जिंदगी, पिछली जिंदगी, 7 जन्म सारे खोद डाले, कुछ भ्रष्टाचार नहीं मिला।
तो अंत में सारे बस यही कहते हैं केजरीवाल डिक्टेटर है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल डिक्टेटर है। बस ये डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। डिक्टेटर बन के इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं चलती, डिक्टेटर बन के इतना बड़ा मूवमेंट भी नहीं चलता। लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। लोगों को हम लोगों ने साथ लिया अन्ना आंदोलन के टाइम से, तभी लोग जुड़े हैं। अगर ऐसे डिक्टेटर विक्टेटर होते ना तो कोई साथ नहीं जुड़ता। तो जब कुछ भी नहीं मिलता मेरे खिलाफ तो एक ये जुमला बन गया है, केजरीवाल डिक्टेटर है, केजरीवाल डिक्टेटर है, केजरीवाल डिक्टेटर है। वो ये कहते हैं कि आपने लोगों का फायदा उठाया, अन्ना का फायदा उठाया, योगेंद्र जी और प्रशांत का फायदा उठाया, आप आगे निकलते गए। मैं क्या फायदा उठाया? मैंने घर में पैसा भर लिया, अपने लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? किसने किसका फायदा उठाया? गलत है ये बात, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, क्या फर्क आ गया है? अब इस बार आपकी सरकार 5 महीने रही है, 6ठे महीने में आई है। अरविंद जी, आप में और आपके वर्किंग स्टाइल में सबसे बड़ा फर्क क्या आ गया है? कोई फर्क? मुझे जो नजर आता है, आप थोड़ा हंसते ज्यादा है, पहले आप हंसते कम थे। चलिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक आपका एक गुस्सा भी मैं देखता हूं। पहले नेताओं के खिलाफ था, आजकल मीडिया के खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया के खिलाफ मैं क्यों बोलूंगा? इस इंटरव्यू में मैंने देखा है, जब भी मैंने कोई सवाल पूछा आपने, आपके सवालों पे बताइए, मैंने कभी सवाल के जवाब देने से मना किया? मैंने आपको पूरे इंटरव्यू में एक ही रिक्वेस्ट बार बार की है, बीच में मत टोको मेरे को। वो लाइन ऑफ थॉट से वो कट जाता है जी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने बीच में टोक दिया, मैं कुछ लॉजिक पे ले जा रहा था बात को, वो टूट जाती है। इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहा था मैं बार बार, और तो मैंने आपसे कुछ नहीं तो कहा। क्या वो अरविंद, जैसे मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यू, आपको आम आदमी अरविंद केजरीवाल और नेता अरविंद केजरीवाल में यही फर्क है कि अभी नेता अरविंद केजरीवाल बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती ये कर रहा है, मेरे को बीच में मत टोको। मुद्दे जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत सीरियस मुद्दे हैं। इन सीरियस मुद्दों को फ्लिमजी तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। आपने क्वेश्चन पूछा, पूरा जवाब देने का मौका दीजिए। बिकॉज मैं बीच में कुछ बोल गया, बहुत लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और कहीं कोई इसका गलत इंप्रेशन ना लगा ले, ये बड़ा डर लगता है। तो अगर आप बीच में टोक देते हैं, आधी बात सामने जाती है, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार, आपसे इंटरव्यू के पहले भी इतना ही रिक्वेस्ट किया था। हमने ये नहीं कहा ये मत पूछना, वो मत पूछना, कुछ नहीं बोला। हमने एक ही रिक्वेस्ट किया, बीच में मत टोकना। मैंने आपको टोका नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। आपने सभी सवालों का जवाब दिया, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी, और आप इसी तरह से रहें और जनता के सवाल लें और हमारे भी सवाल लें। मीडिया आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन मीडिया जरूर मीडिया में आपको अकाउंटेबल रखेगा। मीडिया में और अगर आप गलती करेंगे तो हमारी जवाबदेही होती है कि आपको बताएं कि आपने गलती की है। जैसे मेरी बस एक आप हमें दुश्मन ना समझें। मैं कभी नहीं दुश्मन। 99% लोग मीडिया में बहुत अच्छे हैं, 99% से भी ज्यादा लोग। कुछ चंद लोग हैं ऊपर बैठे हुए जिनकी सेटिंग हुई पड़ी है। मेरी और आपकी, हम दोनों की लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मीडिया का माहौल इस देश में बदल दिया, खराब कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत तो हम लोगों को है। अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं, मुझे जनता तक ले जाने के लिए आप ही की तो जरूरत है। मैं आपसे दुश्मनी मोल लेके मैं कहां जाऊंगा? मैं आपसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मेरी आपसे केवल अर्ज इतनी है कि अगली बार जब आप स्टोरी चलाएं कि केजरीवाल के 526 करोड़ रुपए का एड बजट है, तो साथ में ये भी चलाइए कि वसुंधरा राजे जी का कितना है, ममता बनर्जी जी का कितना है, जयललिता जी का कितना है, कर्नाटका का, वो भी चला दीजिए। आप जब कहें कि केजरीवाल के घर का बिजली का बिल इतना आया, तो आप उसमें ये भी चलाइए कि जेटली जी का इतना आया, राजनाथ सिंह जी का इतना आया, मोदी जी का इतना आया, सबका चला दीजिए तो जनता तय कर। आप केवल मेरा ही मेरा चलाते हैं, मेरे खिलाफ ही, तो फिर वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अरविंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।